personas देखना। नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को चलाने के लिए जो भी सहायता होती है वो चैनल आपसे करता है, और मेरा विश्वास है कि आपको जो मैं इनपुट देता हूँ उसका एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिलता होगा, और वो आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा भी नहीं लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा है, यू कैन डू दैट। हम लोग पिछले संडे से आरबीआई की इंस्पेक्शन की तैयारी, जिसको हम लोग 31 मार्च के पहले पूरा करना चाहते हैं, उसके ऊपर हमारी सीरीज चल रही है। उसका ये सेकंड पार्ट है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि नॉर्मली मैंने जितने भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखे हैं, बड़े बैंकों के देखे हैं, छोटे बैंकों के देखे हैं, मिड साइज बैंकों के देखे हैं, ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, अभी जो नया कंसेप्ट है आरएआर, रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट, ये आरएआर में नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होती है। ये जो नॉर्मल फाइंडिंग्स है, ये अगर हम सब जान ले अच्छी तरह से तो शायद हमारा जो आरएआर होगा वो 5-6 पन्ने में निपट जाना चाहिए, और हम उसके ऊपर कोई वायलेशन या एक्शन वाला पॉइंट या परसिस्टेंट एक्शन वाला पॉइंट नहीं आए, ऐसी तैयारी हम करना चाहेंगे। ये सीरीज हमने डिलिबरेटली मार्च में इसलिए रखी है कि जब आप मार्च का क्लोजिंग करोगे कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको 31 मार्च के पहले पूरी कर लेनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपका जो इंस्पेक्शन होगा 31 मार्च बेस्ड, वो ऑल एक्शंस इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, इस पीरियड के दौरान का जो एक्टिविटी होगा उसका इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 35 होता है। तो आज हम नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस जो इंस्पेक्टर लोग करते हैं, नॉर्मल फाइंडिंग्स जो आती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम सेगमेंट वाइज भी बात करेंगे कि नॉर्मली वो क्या लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं, और उसका डिफेंस क्या हो सकता है। डिफेंस के बारे में शायद हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन वो लिखते क्या है, वो जो लिखते हैं उसी में आपका एक्शन पॉइंट तय होता है। आपके लिए जो एक्शन होती है वो जो लिखने वाले हैं उसके ऊपर एक्शन पॉइंट है। तो मैं आज ये करने वाला हूँ कि नॉर्मली what are the points which are commonly observed in the inspection report of Reserve Bank of India that will enable you to decide your own action points। जैसे पिछले संडे हमने देखा कि रिजर्व बैंक के इंस्पेक्टर आपसे सवाल क्या पूछते हैं, ये हमने देखा। मोटा मोटा 60-70 सवाल हमने देखे कि वो ये पूछ सकते हैं, ये नॉर्मली पूछते भी हैं। आज हम देखेंगे कि कई बार वो बिना पूछे लिखते भी हैं। उन्हें जो दिखता है, जो रिकॉर्ड आप देते हो उसके ऊपर से जो दिखता है वो लिखते भी हैं। वो क्या लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका फोकस, रिजर्व बैंक का पूरा फोकस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लायंस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस, मास्टर डायरेक्शंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इन 4 चीज़ों पे फोकस्ड है और उसी हिसाब से वो देखते हैं। एक चीज़ आप जानते ही होंगे कि आजकल वो तुम्हारे एनपीए क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देती? वजह सिंपल है, वो आपसे डेटा डंप लेते हैं। वो डेटा डंप लेने के बाद हम लोग बहुत सुधर गए हैं। हम लोग आजकल एनपीए क्लासिफिकेशन में कोई आनाकानी नहीं करती, जो है उसको बता देते हैं। तो अभी वो एरिया के बारे में पेनल्टी होना भी कम हो गया है। सो देर इज, पूरे इंडस्ट्री में सुधार आ गया है। देर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दी एनपीए क्लासिफिकेशंस। फिर भी आपको मेरा ये मानना है कि डीसीसीओ के बारे में, आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस के बारे में, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लोन या मैन्युफैक्चर को लोन देते हैं, आपको थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। वो जो डेट्स होती है ना, उसके जो मास्टर डायरेक्शन में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ना, उसको फॉलोअप कीजिएगा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ भी आपने डीसीसीओ के हिसाब से लेंडिंग किया है, ट्राई टू एडियर टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन। चलो आज के विषय के बारे में शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आई वुड लाइक टू कवर वट एवर द ऑब्जर्वेशंस दैट I have come across normally, which the Reserve Bank of India makes in their inspection report, और popularly now known as RAR report, जिसके ऊपर आपका
दो चीज़ें डिराइव होती है। एक चीज़ ये होती है कि रेगुलेटरी कंफर्ट और रेगुलेटरी कंसर्न, इन दोनों चीज़ों का जो डेरिवेशन होता है, वो ये जो आपकी रिपोर्ट में जो कमेंट्स आते हैं या ऑब्जर्वेशन रिजर्व बैंक लिखती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। हम लोग जो मेजर ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। शायद उसमें बात करते वक्त जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में वो ज़्यादा ध्यान आजकल दे रहे हैं, और तुम्हारा जो बोर्ड है वो किस तरह से काम कर रहा है उसके ऊपर उनका ध्यान रहेगा। कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या आता है कि लैक ऑफ इफेक्टिव ओवरसाइट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज लैक ऑफ इफेक्टिव ओवरसाइट। कैसे इसको छेद दोगे आप? सिंपल, ensure that you are reporting everything to the board. It is being recorded in the board minutes. The discussions are recorded in the board minutes, and the difference of opinion are also recorded in the board meeting minutes. ऐसा कभी होता नहीं कि आपके 15 डायरेक्टर है, 15 के 15 सभी चीज़ों पे मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो डिसेंटिंग ओपिनियन होते हैं उसको भी रिकॉर्ड करना शुरू करो। आपके मिनट्स को रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे आप लेके जाओ। तो ये जो लैक ऑफ इफेक्टिव ओवरसाइट है जिसको डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो कि हमारा बोर्ड फलाना है, ढिमका है, अच्छा है, जो भी है, लेकिन ये अगर सेंटेंस आता है तो डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। ट्राई टू इंश्योर दैट यू रिपोर्ट एवरीथिंग टू द बोर्ड। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में वो लिखते हैं कि बोर्ड इज नॉट रिव्यूइंग रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट्स रेगुलरली। आपका बोर्ड रिव्यू करता भी रहेगा लेकिन उसके बारे में मिनट्स में प्लेस नहीं आती है, वो लाइएगा। सिंपल। बोर्ड की जो सब कमिटीज होती है ना वो कैजुअली फंक्शन करती है, अवॉइड दैट। आपके जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे या अगर आप सीईओ है तो आपको ये देखना है कि सब कमिटी का काम भी उसी सीरियसनेस से होना जरूरी है। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है, नॉर्मली छोटे बैंकों में होता ही है, ऑडिट कमेटी मीटिंग्स आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। रेगुलरली हेल्ड कीजिएगा, सिंपल है। क्या है उसमें? ऑडिट कमेटी के जो स्टैंडर्ड एजेंडा आइटम्स है वो 7-8 ही होते हैं, वो कीजिएगा, हर महीने में कीजिएगा। ये आपको कमेंट ऑब्जर्वेशन अवॉइड करने में सहूलियत होगी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो बड़ी बैंक है या जिनका भी एसेट बेस 5,000 करोड़ के ऊपर है, उनको रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लाना है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी करना है, उसका सर्कुलर अलग से है। कॉमन ऑब्जर्वेशन ये आता है कि ये जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, नॉट फंक्शनिंग इफेक्टिवली। क्यों आता है ये? रिजर्व बैंक चाहता है कि जितनी भी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, इन सब रिस्क के बारे में डिस्कशन हो, डिसीजन हो और कमेटी से डायरेक्शन मिले। और एक चीज है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपको आपके पूरे बोर्ड मेंबर को आगाह करना चाहिए, सूचित करना चाहिए कि भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो आपको उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए जहाँ पे रिलेटेड पार्टी का डिस्कशन होता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर्स है इसका आप हर 6 महीने में रिव्यू लीजिएगा। क्यों लीजिएगा? क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये आता है कि लैक ऑफ फिट एंड प्रॉपर और ड्यू डिलीजेंस ऑफ द डायरेक्टर्स, यू नीड टू डू दैट एवरी टाइम। और एक कमेंट आती है, वेरी पुअर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मिनट्स। मिनट्स में क्या लिखना चाहिए? नॉट ओनली द डिस्कशन दैट हैज टेकन प्लेस, द डिसेंटिंग ओपिनियंस, बट ऑल्सो द एक्शन टेकन रिपोर्ट शुड ऑल्सो गो। अगर ये नहीं है तो उनका एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आता है कि वीक गवर्नेंस कल्चर इन द बैंक। ये जो ऑब्जर्वेशन रिजर्व बैंक लिखता है ना, इसको डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। टालो इसको। आपका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपके बारे में बोलना चाहिए। ये अगर आप रिकॉर्ड अच्छी तरह से रखते हो तो ये ऑब्जर्वेशंस कम आएंगे, जिसको डिफेंस देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और एक चीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, बोर्ड में 2 धड़े हैं। देयर आर 2 डिविजन्स इन द बोर्ड, कई बैंकों में है। तो एक जो डायरेक्टर्स है जिसको हम कहते हैं कि रूलिंग ग्रुप और नॉन रूलिंग ग्रुप, ये क्या करते हैं? ये रिजर्व बैंक के एसएसएम को इसको डायरेक्टली लिखते हैं, डायरेक्टली मेल करते हैं किसी भी चीज के बारे में। एज ए डायरेक्टर यू आर नॉट सपोज टू कनेक्ट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। आपको रिजर्व बैंक से कनेक्ट किसके थ्रू करना है?
through your CEO because he has the powers under the bylaws. आप एज ए डायरेक्टर अगर रिजर्व बैंक को डायरेक्टली लिखोगे, that will be interpreted as violation of corporate governance, and then Reserve Bank of India can punish you depending upon the size of your bank. So avoid. बोर्ड में करो झगड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डोंट राइट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बिल्कुल. व्हाई यू वांट टू वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक? मैंने देखा है कि कई बैंकों में ये हो रहा है, तो इसको टालना बहुत जरूरी है. क्रेडिट अप्रेजल के बारे में वो हमेशा लिखते हैं कॉमन कि क्रेडिट अप्रेजल हैज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. भाई यस, अब कितना भी अच्छा करो, कहीं ना कहीं आपके पास जो 500 लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रेडिट अप्रेजल में कुछ ना कुछ कम होगा. आपको तो पैर ही पकड़ना है. यू हैव नो चॉइस. कमेंट क्या आती है? इनएडिक्वेट क्रेडिट अप्रेजल बिफोर लोन सैंक्शन. ये जो है, इसको आपको ध्यान से नोट करना है, और आपको इसको डिफेंड करने में कोई मतलब नहीं है. क्योंकि तुम्हारे क्रेडिट, समझो आपकी 25 ब्रांचेस है, सो 25 ब्रांचेस में 25 लोग कम से कम क्रेडिट में काम करते हैं, हेड ऑफिस छोड़ के. कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां होती ही है, तो उसको सुधारने की कोशिश करो. रिजर्व बैंक की अगर ध्यान में आता है, क्यों आप धंधा करते हो भाई, गलती तो होगी, डरने की बात नहीं है. इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए, गलती हो गई डरो मत. से सॉरी, मूव अहेड एंड डोंट रिपीट द मिस्टेक. प्रॉपर बोरर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं होता है. भाई टेक्नोलॉजिकल टूल चाहे इस्तेमाल करो, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किए बगैर लोन सैंक्शन किया गया है. कॉमन ऑब्जर्वेशन. असेसमेंट के रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ बोरर आपने ढंग से एनालाइज नहीं किया है. तो जो ईएमआई आता है ना, वो ईएमआई और इंडस्ट्री और एमएसएमई लोन के बारे में क्या आता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो. See to it that it is between 1.5 to 2. 2 के ऊपर है तो रिड्यूस द रीपेमेंट प्रोग्राम, 1.5 के नीचे है तो इलोंगेट दी रीपेमेंट प्रोग्राम. ये सिंपल ट्रिक्स, लेकिन ये आपके अप्रेजल नोट में आना बहुत जरूरी है. नॉर्मली आजकल रिजर्व बैंक क्या देखती है? अगर आप सिक्योरिटी दे के लोन दे तो गलत. योर लोन शुड बी बेस्ड ऑन द कैश फ्लो एंड द रीपेमेंट कैपेसिटी. इंडिपेंडेंट क्रेडिट रिस्क असेसमेंट होना जरूरी है. रिस्क डिपार्टमेंट अगर अलग है तो इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है. आपके बैंक में अगर डेलीगेशन है, तो मेरा ये मानना है कि आपका जो डेलीगेशन, आपने ब्रांच मैनेजर्स को अगर डेलीगेशन दिया है, उसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करवा लो साल में एक बार. डेलीगेटेड अथॉरिटीज ने जो भी लोन्स दिए हैं, वो विद इन डेलीगेटेड अथॉरिटी है या नहीं है, या कोई इंस्टेंस है कि जहां पे बंदे ने उसको अथॉरिटी एक्सीड कर दी है. वो रिजर्व बैंक को ढूंढने मत दो, तुम ढूंढो. तो सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स बियॉन्ड डेलीगेटेड अथॉरिटी, ये बात ही खत्म हो जाती है. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो. इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का कमेंट भी आता है. सैंक्शन टर्म्स और कंडीशन स्पेसिफाई करो, क्लियरली स्पेसिफाई करो. वो अगर आप नहीं करते हो तो वो भी ऑब्जर्वेशन उसमें आता है. और एक बैंक के बारे में मैंने देखा है कि बोर्ड इन्वॉल्वमेंट इन इंडिविजुअल लोन सैंक्शंस. आपके यहाँ डेलीगेशन है तो बोर्ड का या बोर्ड के किसी मेंबर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा, और वो दिखना, क्योंकि हमारे बंदे सीधे होते हैं, वो लिखते हैं कि फलाने डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दिया. दैट इज इन्वॉल्वमेंट बॉस. इफ यू आर सीइंग दैट एक्स डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड लोन, दैट विल बी ट्रीटेड एज इन्वॉल्वमेंट. सो व्हाई यू आर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? मत मारो. सिंपल. लोन डॉक्यूमेंटेशन के डेफिशिएंसीज में इनकम्प्लीट लोन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से नहीं भरना, लोन डॉक्यूमेंट्स ही ना होना और पैसे दे देना, प्रॉपर कोलेटरल का क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी नहीं होना, क्रिएशन ऑफ चार्ज नहीं होना, मॉर्गेज क्रिएशन ढंग से ना होना, डिले इन चार्ज रजिस्ट्रेशन विद द अथॉरिटीज लाइक सरसाई एंड मॉर्गेज एंड ऑल दोज थिंग्स, इनएडिक्वेट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन, टाइटल वेरीफाई न करना, इंडिपेंडेंट टाइटल रिपोर्ट नहीं न रखना. टाइटल रिपोर्ट आप लेते हो तो कई बार एडवोकेट टाइटल रिपोर्ट क्वालिफाइड देते हैं, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है. अगर कुछ क्वालिफिकेशन आता है तो दैट इज अ रिस्क दैट हैज बीन रेड फ्लैग्ड बाय द लॉयर. यू नीड टू टेक एक्शन. अगर आपको पैसा देना ही है तो वो जो रिस्क क्या है उसको इवेल्युएट करके उसको आप मिटिगेट करो. सैंक्शन लेने के पहले लीगल ओपिनियन लेना जरूरी है, उसके बाद में लोगे तो कोई मतलब नहीं है. वैल्यूएशन
जो रिपोर्ट है आपके पैनल से होना चाहिए। बोरोर का वैल्यू रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पैनल का होना चाहिए। हमेशा एक चीज भूलते हैं, कोलेटरल का इंश्योरेंस नहीं करते हैं। ऐसा मत करो, दिस इज कॉमन ऑब्जर्वेशन। एनपीए के बारे में वो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, लेकिन वो कम हुआ है आजकल। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं है। डिले इन रिकग्निशन ऑफ स्ट्रेस एसेट, SMA 0, SMA 1, SMA 2, स्ट्रेस एसेट का मॉनिटरिंग अलग से करना चाहिए। एनपीए पे इंटरेस्ट मत बुक करो, ये भी ऑब्जर्वेशन आजकल कम आता है, लेकिन छोटी बैंकों में ये हो सकता है। प्रोविजनिंग जो है उसको अंडर प्रोविजनिंग मत करो, जितना रिक्वायर्ड प्रोविजन है उतना आपका पूरा होना चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग के, आप अगर लोन रीस्ट्रक्चर करते हो तो उसके क्लासिफिकेशन के गाइडलाइंस आईरैक में क्लियर कट दिए गए हैं, फॉलो दोज गाइडलाइंस। एक लोन एनपीए में से निकालने के लिए दूसरी जगह पे लोन दो, एवरग्रीन कर, तो एवरग्रीन इसको करना कहते हैं। सो डोंट डू दिस, एवरग्रीनिंग इज एन ऑफेंस, नेवर डू दैट। प्रूडेंशियल नॉर्म्स का आपने कंप्लायंस नहीं करना, इनकरेक्ट क्लास एसेट क्लासिफिकेशन, ये आजकल चीज़ें कम हो रही है, लेकिन ये हो सकती है अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। क्रेडिट मॉनिटरिंग के ऊपर भी आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ध्यान देती है। मॉनिटरिंग ऑफ बोरोस फाइनेंशियल पोजीशन, स्टॉक स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, पीरियोडिक रिव्यू लेना है, वर्किंग कैपिटल का रिव्यू लेना है, मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज एक्सपोजर इज इनएडिक्वेट, अर्ली वार्निंग सिग्नल डिटेक्ट करना, इसकी सिस्टम आपके पास होनी चाहिए। ओवर ड्यू को ट्रैक करना, अर्ली वार्निंग सिग्नल का सिस्टम अगर नहीं है तो आपको लेना ज़रूरी है। ट्रैक करो अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या आ रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन डिसाइड करो। बोरोस की इंस्पेक्शन को साल में कम से कम 2 बार विजिट होना चाहिए, वो ब्रांच को करने दो। कई बार बैंक अगर बड़ी है तो हेड ऑफिस में देयर कैन बी अ सेपरेट डेडिकेटेड टीम विच विल इंडिपेंडेंटली इंस्पेक्ट द यूनिट्स एंड कीप रिकॉर्ड। SMA 0, SMA 1 इसका फॉलोअप पुअर होना, रिकवरी एक्शन करने के लिए डिले करना, किसी न किसी बहाने वो पैसा भर देगा, वो पैसा भर देगा, दैट इज देयर इज अ डिले इन्वॉल्व। रिकवरी मॉनिटरिंग में वीकनेस होना, these are the comments which are normally written by the Reserve Bank of India inspections. Non-compliance to Reserve Bank of India circulars. एक बैंक को रिजर्व बैंक के इंस्पेक्टर ने पूछा, भाई ये तुम्हारे मास्टर डायरेक्शंस है, इसके ऊपर बोर्ड क्या फॉलो अप करता है? इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड। आपको क्या करना है, जैसे 28 नवंबर को 22 या 25 मास्टर डायरेक्शंस आए, बोर्ड में रखे आपने, आपको क्या करना चाहिए, वो मास्टर डायरेक्शंस पे आपको एक रिपोर्ट बनानी है कि ये मास्टर डायरेक्शंस है, ये करने के लिए कहा गया है, हम इस तरह से करते हैं, ये हम बदलाव ला रहे हैं। हर एक मास्टर डायरेक्शन की सर्कुलर के ऊपर आपको करना है, करो, बात ही खत्म हो जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। इनएक्यूरेट रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, डीआईसीसी का जो असेसमेंट ऑफ डिपॉजिट है वो गलत ढंग से करना, एक्सपोजर लिमिट को मॉनिटर नहीं करना, उसमें मार्जिन नहीं रखना, प्रूडेंशियल नॉर्म्स का वायलेशन करना, कंप्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम पुअर होना, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम में गलत होना। एक बात बताऊं, इंस्पेक्टर कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है और आप 2-2 दिन नहीं देते हो। बीआर एक्ट में एक प्रोविजन है, इसके हिसाब से यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन विद इन टाइम, दे कैन पीनलाइज यू सिंपली फॉर डिले इन सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये प्रोविजन नॉर्मली इन्वोक नहीं करते, लेकिन वो कर सकते हैं, दे कैन डू दैट। सो ऑलवेज रिमेंबर और बिल्ड अ कंप्लायंस कल्चर। अगर कंप्लायंस कल्चर आपके यहाँ ठीक नहीं है, सो दैट कमेंट विल आल्सो कम। और जहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है तो वो रिस्क मैनेजमेंट की डेफिशिएंसी के ऊपर बहुत एग्रेसिवली आ रहे हैं, स्पेशली फॉर T3 एंड T4 बैंक्स। दिस इज अ वरीसम फैक्टर। उनका ये कहना होता है कि तुम्हारे यहाँ फॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ही नहीं है, बनाओ फ्रेमवर्क, पॉलिसी बनाओ। रिस्क एपेटाइट इज नॉट डिफाइंड बाय द बोर्ड, वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करके इंस्पेक्टर को स्टेटमेंट दे देता है, दैट हैज टू बी बोर्ड अप्रूव्ड। रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या है कि तुम्हारी ताकत क्या है, कहां तक रिस्क ले रहे हो। इसका एक सिंपल मिसाल, सिंपल उदाहरण देता हूं मैं। अगर आपका एक्सपोजर लिमिट 1 करोड़ है तो आप ये कहो कि हम लोग 75 लाख के ऊपर लोन नहीं देंगे, दैट इज अ रिस्क एपेटाइट डिक्लेरेशन।
ऑल दीज आर रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। रिस्क रिपोर्टिंग बोर्ड में प्रॉपरली होते नहीं है। बड़े बैंकों में क्या आता है, आपका रिस्क का डैशबोर्ड नहीं है। जो बड़ी बैंक है, T4 और T3 वाली बैंक है, उनको ये है रिस्क का डैशबोर्ड ही आपके पास नहीं है। वीक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है? जुलाई 2024 में रिजर्व बैंक ने सर्कुलर निकाला। क्या निकाला कि भाई आपको रेगुलेटरी कैपिटल लगने वाला है। आपका जो बैंकिंग ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन रिस्क का गैप्स और रेजिलियंस मैट्रिक्स आप डिसाइड करो। Gradually, all these T3 and T4 banks would be migrated to the Basel III norms. Be ready for that. So ये ऑपरेशनल रिस्क रेजिलियंस के बारे में इस साल बहुत सारे आर्गुमेंट्स आएंगी, स्पेशली T3 एंड T4 बैंक्स और ऑपरेशनल रिस्क के इवेंट्स मॉनिटर नहीं होते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं करते हो, करो यार, कोई दिमाग वाली बात नहीं है। मेरे 2-3 वीडियोज है स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में, करो, वेरी सिंपल। Keep it ready, do it every year, especially after immediately the closure of financials. की रिस्क इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। और एक चीज, इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट ही नहीं होता बड़ी बड़ी बैंकों में, मर्ज कर देते हैं रिस्क में या ऑडिट में। मत करो ऐसा। यू शुड हैव ऑडिट डिपार्टमेंट सेपरेट, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सेपरेट, इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट सेपरेट। जो छोटी बैंक है वो एक बंदा करेगा, मैं समझ सकता हूँ, because you do not have manpower, but you must have some activities defined under internal control, जिसमें इंटरनल ऑडिट कवरेज जो है, जिसके बारे में वो हमेशा कहते हैं कि जो ऑडिट का कवरेज है वो इनएडिक्वेट होता है, ऑडिट ऑब्जर्वेशन रेक्टिफाई नहीं दिए, 4-4 महीने रिपोर्ट कंप्लायंस होते रहते हैं। डंडे मारो जो कंप्लायंस नहीं कर रहे, डंडे मारो। कॉन्करेंट ऑडिट का कोई इफेक्ट कई बार नहीं होता है। वो लिखते हैं कि कॉन्करेंट ऑडिट आपके बैंक में इनइफेक्टिव है। और ट्रेजरी शुड ऑलवेज बी अंडर कॉन्करेंट ऑडिट, वेदर यू हैव एक्टिव ट्रेजरी और अदरवाइज। ध्यान रखो, अगर ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपका कॉन्करेंट ऑडिट में नहीं है तो जूते पड़ने वाले हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी आपको करना बहुत जरूरी है। एब्सेंस ऑफ मैन पावर इन ऑडिट। ऑडिट डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि जिसके ऊपर ना तो की मैनेजमेंट पर्सनल्स और सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल ध्यान नहीं देते हैं और बोर्ड भी ध्यान नहीं देता है। दैट इज वेयर योर वीकनेस स्टार्ट्स। यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑडिट डिपार्टमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट। स्टाफ इट प्रॉपरली विथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वंस यू डू दैट, ये जो आने वाले ऑब्जर्वेशन से इनको आप टाल सकते हो, डिले टाल सकते हो, ऑडिट का जो फॉलोअप होता है वो इफेक्टिव आप कर सकते हो। नई नई चीज़ें आ रही है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल इश्यूज। जैसे मैंने कहा है कि फ्रॉड मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो आपका अगर ढंग का नहीं होता है तो उसके बारे में भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं। कई बैंक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी करती है तो किसी दूसरी बैंक की चुरा के अपना नाम बदल के डालती है। याद रखिएगा, हर एक बैंक का काम करने का कल्चर, सिस्टम, मेथड, CBS सब अलग होता है। तो तुम्हारी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी तुम्हारे बैंक के हिसाब से बननी चाहिए। कॉपी पेस्ट करने से आप उसमें लटक सकते हो। कई बार ड्यूअल कंट्रोल मिसिंग होता है। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम लोग डिले करते रहते हैं, फिक्स नहीं करते, करना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशनल कंट्रोल वीकर है, ऐसा रिजर्व बैंक लिख सकती है। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो अगर आपके पास नहीं है तो इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि दैट इज कमिंग स्पेशली फॉर द T3 एंड T4 बैंक्स। साइबर सिक्योरिटी के बारे में मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, यू मस्ट फॉलो एंड कंप्लाई विद दैट। कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में आपको ध्यान देना है, 12% के ऊपर हमेशा रखना है। T3 और T4 बैंकों को 15% के आसपास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर रेगुलेटरी कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए आपको बोलने वाले हैं। जो कमर्शियल बैंकों को इस वक्त चल रहा है वो आपको भी आने वाला है। वीक प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टिंग द कैपिटल। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ, लिक्विडिटी मैनेजमेंट डिफिशिएंसी जो होगी उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। ALM मिसमैचेस के बारे में आजकल मैंने छोटी बैंकों में भी देखा है कि वो लिखते हैं कि तुम्हारे ALM मिसमैनेज है, उसके ऊपर मिसमैचेस जो है उसके ऊपर स्ट्रैटेजिक गाइडेंस बोर्ड देता ही नहीं है। तुम्हारे पास जो एक्सपर्ट डायरेक्टर बैठे हुए हैं उनको पकड़ के आप, अगर मिसमैचेस है उसके ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके ALM पॉलिसी में होना चाहिए। बड़ी बैंकों को तो उन्होंने क्वार्टरली ALM स्टेटमेंट जो देते हैं, अगर उसमें मिसमैचेस बियॉन्ड सर्टन लेवल है उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है।
छोटी बैंकों को ये सीखना चाहिए, दे नीड टू फॉलो इट अप। और आजकल मैं एक बात बताऊं, ये T1 to T4 का जो है ना, कल जा करके ये सब बंद होने वाले हैं, वो मर्ज कर देंगे सबको, क्योंकि सभी तरह के रेगुलेशन सभी को वो फॉलो करते हैं। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में छोटी बैंकों को कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब रिपोर्ट देखता हूँ तो वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए इतना लिखते हैं कि उनकी हैसियत ही नहीं होती है कि वो किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करे। सीखना पड़ेगा, बैंक करनी है, धंधा करना है, दिस यू हैव टू डू। मार्क टू मार्केट जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसके बारे में लिखते हैं, स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन SLR विच आर नॉट एक्टिवली ट्रेडेड इन द मार्केट, उसके वैल्यूएशन के बारे में आपको सावधानी बरतनी ज़रूरी है। सिंगल पार्टी एक्सपोजर आपको ध्यान रखना है, ट्रेजरी के कंट्रोल आपको अच्छे रखने हैं, डीलर चेंज करना है, मैंडेटरी लीव के बारे में पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और मैंडेटरी लीव वो एम्प्लॉय की जेब में से नहीं लेना है आपको। मैंने देखा है बैंक वो एम्प्लॉय की P&L को डेबिट डाल देंगे, नो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। मैंडेटरी लीव इज वन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट फीचर। तो कोई एम्प्लॉय अगर सेंसिटिव एरिया में काम करता है, उसकी गलती है क्या? नहीं है। यू शुड अलाउ हिम पेड लीव विदाउट डेबिटिंग हिज P&L और सिक लीव, वट एवर इट इज। बैलेंस है रहने तो, एज ए बैंक यू कांट डू दैट। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के बारे में मेरा एक सिंपल ये है, उनका जो फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली जो रिव्यू का जो ये कहते हैं कि रिव्यू जो बोर्ड को लेना है, फाइनेंशियल रिव्यू जो लेना है, उन्होंने कैलेंडर ऑफ रिव्यू दिया है। रिलीजियसली फॉलो करो, वो जैसे ही भी आप रिलीजियसली फॉलो करोगे, मेरा ये मानना है कि ये जो कॉमन ऑब्जर्वेशन से जिसको डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, गलती हो गई तो वो आएगी कि ये गलत हुआ है। यू नो द स्पेसिफिक एरिया वेयर एरर हैज टेकन प्लेस, यू आर इन अ पोजीशन टू डिफेंड। लेकिन अगर कोई वेग कमेंट आता है कि योर क्रेडिट अप्रेजल इज नॉट प्रॉपर, क्या लिखोगे यार, क्या लिखोगे? इसको डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो मेरा ये मानना है कि ये मैंने कॉमन ऑब्जर्वेशन जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में देखे हैं, यू हैव टू नोट इट डाउन, see to it that you are ready to avoid these observations in your Reserve Bank of India's inspection report in the year that will start from 1st of April 2026। अगर आपको मेरे विचार अच्छे नहीं लगते हैं, कोई बात नहीं, अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा चैनल को, पूरे एम्प्लॉयज़ को बताइएगा ऑब्जर्व करने के लिए, बिकॉज दे विल लर्न। जो मैंने आपको 20-25 मिनट में बताया, इसको 2-3 घंटे की पढ़ाई के बाद भी समझ में नहीं आता है। आपके पास यूट्यूब है, आप रुक रुक के ये पॉइंट सब सुन सकते हो, जितनी बार चाहोगी उतनी बार सुन सकते हो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। See to it that your entire banking fraternity is ready to handle Reserve Bank of India's inspection in a positive way. I am driving you towards being a compliant bank. There is no other intention. और ये मुझे कोई बताता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है। जो मैं बैंकों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर जो मेरा अनुभव बनता है, उसके हिसाब से मैं ये आपको बताता हूँ। मेक यूज ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please come back on next Sunday once again for the last series on RBI inspection. Thank you.